नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 20 सूत्री चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं को लाडो योजना के तहत 2100 रुपए देने, आईएनटी खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने, आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की में फ्री डायलिसिस की सुविधा देने और 24 फसलों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और 5 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत स्टाइफंड देने का संकल्प दोहराया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 5 लाख आवास उपलब्ध करवाने, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने और अग्निवीर योजना में सरकारी नौकरी की गारंटी। जो अग्निवीर योजना के तहत सैनिक रिटायर होंगे। हर जिले में खेल नर्सरी बनाई जाएगी। वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने के साथ ही अरावली में एक जंगल सफारी बनाई जाएगी, जो कि मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा विभिन्न वर्गों के लिए कई अन्य घोषणाएं भी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कल अपने चुनाव घोषणा पत्र में 7 गारंटी दी। इनमें 18 से 60 साल की महिलाओं को 2-2 हजार रुपए महीना देने तथा रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन 6,000 रुपए महीना देने की गारंटी। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के साथ 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी दी। गरीबों को 100 गज के प्लाट, 3.5 लाख पक्के मकान देने का वादा किया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी तथा प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने वाली फसलों का तत्काल मुआवजा देने का वादा किया है। इसके अलावा जातीय सर्वे करवाने तथा ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। किसान आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक बनाने तथा उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ विभिन्न वर्गों को लुभाने वाली घोषणाएं की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्रों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित और नरेश चौहान। आप दोनों का 8 पीएम इंडिया के मंच पर स्वागत। सबसे पहला सवाल केबी पंडित जी। पंडित जी, बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन पर आप क्या कहेंगे? वादों पर तो मैं बाद में बोलूंगा। पहले एक चीज की मुझे ये बीजेपी ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने 14 और 19 का अपना घोषणा पत्र 100% लागू कर दिया जी। अब उनकी बात स्वीकार भी करना तो मनोहर लाल को क्यों निकाला गया जी। खारिज करके नौकरी से हटाया गया? क्योंकि वो जनता को डिलीवर नहीं कर सका था। जी। इस मामले में उनका दाव कितना सच्चा है कितना झूठा है ये अपने आप में साबित होता है। दूसरी चीज ये थी, मनोहर लाल इस समय उस सीट पर उस समय जब घोषणा पत्र जारी हुआ वो भी बैठे थे मंच पर, लेकिन उनसे बुलवाया नहीं गया उन्होंने क्या क्या काम किए थे। जी। अब वो दूसरी एक अन्य नेताओं की तरह वो भी चुपचाप आए चले गए बैठ के शोभा मंच की बढ़ा के, तो उससे लगता है कि उनके वहां कम्प्लेक्स जरूर है और जो वादे किए थे उनको दावा करना चाहिए था। अब वो दावे क्या हैं? हमेशा सरकार का बजट हर साल बढ़ता है, कोई सरकार जी। और बजट में जब बजट बढ़ता है तो और अन्य मदें भी बढ़ती हैं। तो उन्होंने दावा किया एमएसपी, हमने किसानों को ये मुआवजा दिया, किसानों को ये सहायता दी, किसानों को वो सहायता दी, लेकिन वो ये नहीं बता सके। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में था 2 लाख नौकरी सरकारी वैकेंट पड़ी है उनको भरेंगे, इन्होंने कहा कि नहीं हम भी भरेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक देंगे, इन्होंने कहा हम 2100 देंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया बुढ़ापा पेंशन कितनी बढ़ेगी, चुप्पी साध ली इस पर। एक चीज, दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने ओपीएस पर कुछ नहीं कहा, कर्मचारी जिससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरी चीज इन्होंने ये कहा अभी
युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने तो पक्का वादा कर रखा है, ये नौकरी भरेंगे ये और दूसरी सुविधाएं भी देंगे। जी इन्होंने कहा कि वो नौकरी तो भरेंगे, लेकिन हम आईएमटी की तर्ज पर 10-20 और खोलेंगे स्मार्ट सिटी, और उनमें इनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। जी मुझे ये लगता है कि सरकार ने जो दावा किया और जो कांग्रेस का था, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, उन्होंने चुप्पी साध ली। जी तो ये सारा कुछ लगता ये है कि इन्होंने कांग्रेस पे तो ये आरोप लगा दिया कांग्रेस के हवा हवाई हैं वादे, और ये जी जो वादा करते हैं वो हवा हवाई नहीं है। वो बजट जी कहाँ से लाएंगे? ये याद रखना चाहिए कि इस समय हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ कर्ज है, और जी जिसका 25% ब्याज के रूप में जाता है जी टोटल बजट का, और 50% कम से कम सरकारी सर्विसेज में चला जाता है खर्चा। 25%, 20 से 25% बचता है हरियाणा के विकास के लिए। तो जी उन्होंने इस बारे में दोनों चीज कहनी चाहिए थे, हमारा विकास नुका जी नॉन स्टॉप जी चलेगा। अरे नॉन स्टॉप तो चलेगा, बजट की एलोकेशन कैसे होगी? एक एक तो ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हरियाणा का बजट पहले ही लड़खड़ाया हुआ है। कर्मचारी वर्ग नाराज है, किसान नाराज है, पंच सरपंच नाराज हैं। पंचों के बारे में उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई एक शब्द नहीं पंडित का जी, मैं बोला। आपके पास फिर आता हूँ। एक बार चौहान जी हाँ, से टिप्पणी ले लेते हैं। हाँ ले लो। नरेश जी, बीजेपी से पहले कल कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में 7 गारंटी दी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो धनखड़ जी, आपने ये चुनाव घोषणा पत्र पर चर्चा ली है तो ये सराहनीय है, साधुवाद है आपको। लेकिन जो हकीकत है कि इन चुनावी घोषणा पत्रों पर ना तो वोटर का इतना ध्यान रहता है जितनी बारीकी से हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो एक रस्म अदायगी के रूप में चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। जैसा पंडित जी ने कहा कि इन चुनावी घोषणा पत्रों के छलावे से जो मतदाता है वो इतना छला जा चुका है कि वो इस पर तवज्जो नहीं देता। लेकिन जो तवज्जो देने वाली बातें हैं, बीजेपी ने 21 घोषणाएं करी हैं। एक किस्म से तो एक अपनी जुबान की बात है, और कांग्रेस ने सिर्फ 7 करी हैं। जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 19 की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं 2014 का घोषणा पत्र वो भी क्या पूरा कर पाई है क्या बीजेपी? आपने सही कहा कि भाई जो सरकार में है उसको पहले अपना कमिटमेंट, अपनी परफॉर्मेंस चार्ट देना चाहिए कि 2014 के हमारे 100 घोषणा पत्र में वादे थे, सब हेड में इतने थे, वो हमने 19 में इतने पूरे करे। 2019 के 200 से ज्यादा वादे थे। हाँ, कुल मैं मिला वो के कह रहा हूं। 15 संकल्पों के तहत 200 से ज्यादा वायदे थे, और उनमें उसमें एक बड़ा एक वायदा था कि हर जिले में हाँ, मेडिकल कॉलेज हाँ, बनाया जाएगा। वो और एक आज तक वादा, पूरा नहीं हुआ, कहीं दिखाई नहीं देता। एक वादा ऐसे बहुत हमारे सारे वादे हैं। हमारे से भी संबंधित था कि भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक खंडपीठ वो दक्षिणी हरियाणा में स्थापित करवाई जाएगी, जो अब उसका जिक्र भी नहीं होता। तो ये चीजें मायने रखती हैं। तो इनके 21 घोषणाएं जो करी हैं ये सिरे से खारिज कर रहा है मतदाता। लेकिन जो कांग्रेस की 7 घोषणाएं हैं उसमें अट्रैक्शन है। इन घोषणाओं में जो लोक लुभावन चीजें होती हैं मतदाता उससे आकर्षित होता है। गैस का सिलेंडर महिलाओं के लिए 500 रुपए कांग्रेस ने कल जो जारी किया, ये भी 500 रुपए की बात कर रहे हैं। अरे तुम तो दे दो, तुम तो दे सकते हो, घोषणा पत्र की क्या बात कर रहे हो? अब तक किसने रोका हुआ था 500 रुपए में सिलेंडर देने? किसने, हाँ, किसने रोक रखा है? इसका मतलब है
कि शायद हम सत्ता में नहीं आ रहे। मतलब जी तो ये भी एक हमारा जुमला है, ये हमारे जुमले हैं फेस सेविंग के लिए। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो चीजें हैं उसमें भी मैं समझता हूं कि एक और उनको पांव में डंके की चोट पर वो करते रहते हैं कि ये पोर्टल सिस्टम हम बंद करेंगे। कांग्रेस ने एक ये घोषणा नहीं करी जो इनकी खाट खड़ी कर रही है बीजेपी का जो सबसे घातक वो पोर्टल है, जिससे आम आदमी त्रस्त हुआ, वोटर खास भी त्रस्त हुआ। लेकिन खास आदमी तो बर्दाश्त कर लेता है, उसको तो अधिकारियों ने कह दिया कि जी ठीक है, आप ठीक करवाओ तो और ना करवाओ तो आपका तो क्या करना है। लेकिन जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला है, आम मतदाता है, आम नागरिक है, उसके जहन में कि यार ये चीज ठीक होनी चाहिए, कल को मेरी तो यही तो जमा पूंजी है, ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी और फालतू थोड़ी है मेरे पास, अगर ये ठीक नहीं हुई तो मैं मारा जाऊंगा, मेरी फैमिली आईडी ठीक नहीं हुई तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो कलेश कांग्रेस ने लिखना था घोषणा पत्र में कि ये कलेश हम मिटाएं। जी पंडित जी, कांग्रेस ने जो सुविधाएं मुफ्त देने की घोषणाएं की हैं, उन पर करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नहीं बताया कि इन्हें पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा। और इस करीब इतना ही खर्च जो है वो बीजेपी की घोषणा पत्र में भी, बीजेपी की मुफ्त की घोषणाओं में भी होगा। ये करीब इतना ही लगभग कह सकते हैं। और उन्होंने भी नहीं बताया कि धन कहां से आए। तो आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि धन तो खर्च होगा ही। जी जो वादे किए गए उनको पूरा करने में जो अंदाजे हैं, जो आपने बताया 38,000 करोड़ रुपए लगेंगे तो लगेंगे जी ही। लेकिन फर्क इतना है इन चीजों में, अब कांग्रेस तो कई दिनों से कह रही है ये देंगे वो देंगे, ये तो सरकार में इन्हें तो पता होना चाहिए टोटल खर्च कैसे प्रबंध होगा। आज बीजेपी कांग्रेस की पोल खोलनी चाहिए थी, टोटल बजट इतना है, ताकि इनकी पोल भी खुले, और इतना एलोकेशन है, बच पैसा कहां से लाएंगे। ये दबी जुबान में आलोचना तो कर रहे हैं, वो लागू नहीं करते, हमने लागू कर दी। नड्डा ने ये नहीं बताया कि राज्य सरकार वो धन कहां से पैदा करेगी। तो मेरे ख्याल में दोनों ही सरकारें दिक्कत में हैं। और मैंने पहले जैसे कहा था 4.5 लाख करोड़ रुपया हरियाणा पर कर्ज है आदरणीय मनोहर लाल जी की कृपा से। वो पैसे का 25% टोटल बजट का ब्याज में जाता है, मूल में नहीं जाता, ब्याज में जाता है। तो उसका प्रबंध ये कैसे करेंगे, आने वाली सरकार कैसे चलेगी। वादे तो लोकसभा में जीतने के लिए बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको याद होगा चौधरी बंसीलाल ने वादा करा था शराबबंदी का, लेकिन जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो सारी सीटें हार गए। तो उस समय में तो सुरेंद्र सिंह ने और सबने उन्होंने कहा बाबूजी और नाश हो जाएगा, काम तो सारे रुक गए, कमाई तो रही नहीं। तो बाद में बड़े भारी मन से बंसीलाल जी ने वो शराबबंदी की घोषणा को खोलना पड़ा, और ये माना कि कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं है मैं बंद करूं, खोल लूं इसको, लेकिन मेरी तो मजबूरी है, हरियाणा का विकास रुका हुआ है। आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी, आपकी बात ठीक है, दोनों के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए धन की व्यवस्था, कि बंसीलाल ने कैसे हो। 1200 करोड़ के नए कर लगा दिए थे। 1200 करोड़ रुपए की सालाना आय जो है वो शराब से होती थी, तो वो बंद हो गई, और 1200 करोड़ के नए कर लगा दिए, जिससे आमदनी, सरकार की आमदनी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। बाद में उसका फायदा जो है ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को मिला, और उन्होंने हर साल जो है ना कर रहित बजट देने का एक रखा था, तो उनको कर लगाने की जरूरत ही ना पड़ी, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान तो बंसीलाल जी ने कर दिया था। सारी बुराई तो उन्होंने ले ली अपने सिर पे, जनता की जो बुराइयां थी वो उन्होंने ले ली, और फिर शराब खोलने से इनका बोर बढ़ गई, तो खजाना अपने आप लबालब हो गया। तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, लेकिन यहाँ आज एक चीज स्थिति कुछ हो रहा है। यहाँ उल्लेखनीय ये है, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब सरकार को छोड़ा
तो हरियाणा का जी। पहली सरकार थी जिसमें बचत थी, इतनी आमदनी हुई। अब उनका बजट घाटे का नहीं था कोई भी। चौटाला साहब का जब सरकार में 300-400 करोड़ रुपया हाँ, छोड़ के घाटे गए का थे, बजट नहीं होता था और नया टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। नया टैक्स भी नहीं लगाया। अब इन्होंने तो क्या करा, 4.5 लाख करोड़ कहाँ किस विकास में खर्च जी। हुआ उसका दावा करना चाहिए। ये भी सरकार को, ये चुप भी बीजेपी के साथ रहने से चुप नहीं होगी बात। अब वो जो 4.5 लाख करोड़ खर्च हुआ कहाँ हुआ? सर्विस पे जी। खर्च करा, हरियाणा के विकास पे खर्च करा। हरियाणा में ना तो गया पावर प्लांट लगा कोई, जी। क्योंकि सारी अडानी की बिजली मुफ्त लेनी शुरू कर दी। जी। वो घाटा बिजली का पूरा हो गया, खरीद के भरना पड़ता था ना। आपको पता जी। होगा जब शत्रुजीत सिंह कपूर एमडी बनाए गए जी। बिजली बोर्ड के, तो उन्होंने बहुत सी चीजें टाइट करी और अडानी से भी झगड़ा चला, उन्होंने रेट ज्यादा लगा रखे थे। ये वो एक कहानी है पूरी। तो उसमें ये था सबसे बड़ी बात, अब सरकार ने कोई समाधान नहीं दिया। अब भी सरकार ने कोई समाधान ये नहीं दिया कि ये बजट एलोकेशन है, और मैं उनकी जगह अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बताता भी टोटल बजट इतना है, इनका इतना खर्चा आएगा, हमारा इतना आएगा, हम ऐसे पूर्ति करेंगे। हरियाणा का विकास नहीं रुकेगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब विकास ही नहीं होगा तो नई पीढ़ी को रोजगार कहाँ से होगा? ये वादे तो कर लेते हैं, ये बना देंगे, वो बना देंगे। वो वादे जब तक पूरे नहीं होंगे, हरियाणा के यूथ को रास्ता कैसे मिलेगा? और हरियाणा में जो विकास कार्य हैं, अल्टीमेटली तो पावर जनरेशन से भी विकास कार्य होते हैं, सड़कों के निर्माण से भी चहल पहल बढ़ती है, जी। बिजली पानी के खर्चे भी पूरे होते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा में जो नुकसान हुआ खट्टर के समय, उसका कोई समाधान इन्होंने नहीं बताया। यूनिवर्सिटीज में सब अडोक पे लेक्चरर लगे, आधे से ज्यादा सरकारी नौकरियों में, यानी स्कूलों में अडोक पे लगे हैं टीचर, टेम्परेरी नौकरी पर लगे हैं। और जो उस समय जो भर्ती करे थे इन्होंने टीचर, और उनको ये कहा गया था कि हम हमको नौकरी देंगे, उन टीचरों की दुर्गति ये होगी, ना खुदाई मिले ना विशालासनम। कारण के तक ना तो उनको टीचर को प्रमोशन मिलेगी, ना इंक्रीमेंट मिलेगी, रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं लिखा उनके बारे में। तो ये सरकार को चाहिए था, आम जनता जिसमें लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उनके समाधान का कोई रास्ता निकालते। दावे करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हवाई है। अगर इतनी पॉपुलरिटी होती तो इनको 10 में से 5 सीट क्यों मिलती? एक चीज, मनोहर लाल को क्यों हटाया जाता? और फिर आदरणीय नायब सिंह सैनी क्यों नहीं कामयाब हुए? आप समझे ना, ये प्रशासन में भी सारी दिक्कत है। और एक और चीज आई जो मुझे तो अनोखी लगती है डेमोक्रेसी में। अब नायब सिंह कहनी कह रहे हैं चूड़ी कस दूंगा सरकारी एम्प्लॉइज की। भाई चूड़ी कस दोगे, रिजल्ट नहीं आ रहा इसलिए कस रहा होगा ना। तो चूड़ी का रोका किसने, कस दे। तो ये जो हवाई चल रहा है, एक चीज इन्होंने इसमें जो इनका रिलीज हुआ उसमें एक चीज कर रखी, जो सारे नेता थे इनके पीटे पिटाए हारे जीते, उनको स्टेज पे बैठा दिया। ये मैसेज देने की जरूरत थी, सारे नेता एक हम, और कुछ उनसे बुलवाया नहीं गया किसी से। आए और शोभा बढ़ाई और चले गए, जैसे आए थे वैसे चले। तो ये भाई वहां उनको बुलाया था तो उनके आने के कोई मायने तो होते, पार्टी संगठन को मजबूत कर कोई निर्देश ही दे जाते, भाई मिलकर चलना पड़ेगा। नड्डा साहब ने उनको निर्देश भी नहीं दिया। नड्डा तो मेरा ये था कि मैनिफेस्टो की औपचारिकता थी, उन्होंने पूरी कर दी। और अब ये राजनीति है, वो बीजेपी वाले अपने गीत गाएंगे, कांग्रेस वाले अपने गीत गाएंगे। और जो एक बात नरेश चौहान जी ने कही कि जनता में किसकी बात गले उतरेगी, असली तो मैनिफेस्टो वही है ना जो जनता मान ले। तो मुझे लगता है कि अभी तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज्यादा प्रभावी है, जनता में उनका असर हुआ है। अब ये कर देंगे। आप अंदाजा कितने वृद्ध हैं, करोड़ों में वृद्ध हैं, उनको पेंशन जितनी मिलती है उसको डबल हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है जी। उन महिलाओं को जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, उनको मिलेगा रास्ता। तो मुझे ये कहना है कि नई सरकार में जब भी चाहे कोई कांग्रेस की सरकार संभाले, ये संभाले, इस वादों को हवा में नहीं रहने दे, लागू करे। और बजट की जो प्रॉब्लम है कांग्रेस को भी रखना चाहिए। 2 दिन बाद वो भी इसका काउंटर देंगे जवाब, क्योंकि वो कहेंगे ना घोटाले की सरकार थी, जमीन खा गए, फलाने खा गए, आपने अपने उद्बोधन में उन्होंने, नड्डा साहब ने अटैक किया ना उन पे, और जेल भी हुई इनकी नौकरियों के चक्कर में।
ये भी कहा जी। उन्होंने, चौटाला पे उसका असर था। तो ये सारी चीजों के जवाब वो मुझे लगता है इनेलो को देने पड़ेंगे, और कांग्रेस को भी अपनी नई जो सेकंड फेज होंगे उनका मैनिफेस्टो का, उसमें क्लैरिफिकेशन भी देने पड़ेंगे। भाई टोटल बजट इतना है, हमारा है, हमारा है। उदाहरण बता रहा हूँ, जब जब देवीलाल ने कहा कर्जा माफ करेंगे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे जैन, जी। करनाल के थे वो। तो जैन साहब से हमने पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये अंदाजा लगाया कितना बजट पड़ेगा? बोले बजट कुछ नहीं, वादा कर लिया, बजट का कोई अंदाजा हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जी। ही हरियाणा के साथ छलावा ना हो, इसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। कोई पार्टी हो वो छलावा ना करे, प्रैक्टिकल अप्रोच हो, जो वादा करा पूरा करे, ये बात सच जी। है। तो इसलिए क्या है कि वो, मुझे तो ये कहना है दोनों पार्टी को नेताओं से, अभी हरियाणा के साथ बहुत छलावा हो लिया। इस बार जो वादा कर रहे हैं उनको लागू करके दिखाओ, और ये बताऊं बजट ऐसे चलेगा, विकास कार्य ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं रुकेगा, निर्बाध रहेगा। ये वादा अगर करते हैं ये नेता तो ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा। मुझे लगता है ये जो रस्म अदायगी, एक हमने मैनिफेस्टो दे दिया, उसने बढ़िया शब्दों की गिनावट से ये विकास नहीं होता, हरियाणा का विकास होगा प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो मेरा यहाँ ये कहना है। पंडित जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। नरेश जी, हरियाणा का कुल बजट 8,89,876 करोड़ रुपए का है, और राज्य पर जो कर्ज है अब तक जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके मुताबिक 3,17,982 करोड़ का कर्ज है, जो बढ़ करके 4 लाख करोड़ से ऊपर अब तक होने की संभावना है, हो चुका होने की संभावना है। ऐसे में मुफ्त की घोषणाएं पूरी करनी होंगी, उन पर विश्वास किया जा सकता है कि ये कितनी पूरी होंगी? यदि पूरी की भी जाती हैं तो धन कहां से आएगा, और इसका प्रदेश के विकास पर क्या असर पड़ेगा? देखो, पंडित जी ने विस्तार से ये सारी बातें बताई है, लेकिन मैं जी। मोटे तौर पर जो एक मतदाता को अपील करता है कि अब जी। 5 साल से खट्टर साहब का पोर्टल, कि भाई महिलाओं को, वृद्धों को, मतलब वो जो दे रहे हैं पेंशन, जी। 1,80,000 वार्षिक आय का एक राइडर लगा दिया। जी। जी। अब आप 5 साल गुजर गए तो उनको 1,81,000 पर भी नहीं लाओगे क्या? वैसे तो कह रहे थे कि दुगनी कर देंगे हम, आए और प्रोग्रेसिव हैं, उनको तो 1,80,000 पर टिका दिया। और पोर्टल में किसको मिला किसको, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जी। जो 2019 में एफिडेविट फाइल किया हमारे विधायकों ने और सांसदों ने, और अब 2024 में जो एफिडेविट अपनी इनकम के फाइल किए, उन्होंने किसी की 5 गुना आय बढ़ गई, किसी की 7 गुना आय बढ़ गई, और यूं तो 10-10 गुना आय बढ़ गई। तो एक तो इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा कि हमें विधायकों को, एमपीज को, मंत्रियों की ये जो मन मर्जी की बढ़ोतरी हम करते हैं, एक आम आदमी को आपने 1,80,000 पर, और वो संख्या कितनी है? आधी आबादी, मतलब लगभग 40 लाख परिवार, मतलब 70 लाख कुल परिवार पहचान पत्र हैं आपके, उसमें से 39-40 लाख परिवार पहचान पत्र आपने 1,80,000 के दायरे में खड़े कर रखे हैं। तो एक तो वहां इन्हें अंकुश, कि ज्यादा खर्चा तो इनकी अयाशी पर, इनके साजो सामान पर, इनकी उन चीजों पर हो रहा है। नई बिल्डिंग बनती है, जाती है, और करोड़ों करोड़ों रुपए का वो हो जाता है। ये जो पीसी की, ओबीसी की, एससी की छात्रवृत्तियां आप देखो कि आए दिन अखबारों में इन छात्रवृत्तियों का कितना करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आता है। तो बेटर ये है घोटाला भी कि आता अब है और सबके बैंक छात्रवृत्तियों की राशि भी घटा दी।
राशि हाँ, भी घटा दी सरकार। इन बैंक अकाउंट खुले हुए हैं इनके। आप जी मोदी जी ने तो 15-15 लाख रुपए नहीं दिए, ये कांग्रेस वाले ही जी कह देते कि भाई महीने के 15-15 हजार रुपए एससी जी के ओबीसी के खाते में डाल देंगे, भाई उसमें फीस भी भरो और राशन भी लो। मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के जब तक तरीके नहीं आने वाली सरकार या मौजूदा सरकार अपनाएगी, उसी जी वजह से वायदे किए हुए पूरे किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी नहीं किए जा सकते। दिल्ली में जी सरकार चल रही है, साल के करीब हो गए, तीसरी टर्म, वो चौथी टर्म भी लेने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन वो जी पक्ष में देते हैं बजट। ये सब जी चीजें, बिजली भी फ्री, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं, शिक्षा की भी सुविधाएं, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, अपने खर्चों को कम करो और इसको जो कुछ देना है उस पर राइडर मत लगाओ। मतलब बुढ़ापा, अब हम भी 10 साल से 60 से और 70 के उसमें आ गए। अब चलो जी मैं तो वकील हूँ, वकील को काट दिया, घरवाली तो कलेश कर रहे हैं, बोले मेरी पेंशन हो गई, तेरी कैसे बनवावे? वो फैमिली जी आईडी में तो मेरी इनकम तेरी इनकम है। अब वो जैसे ठीक करवाया, मैं यार ठीक करो, बोले जी ये ठीक तो नहीं हो सकता। मैं फिर अलग कर दो, ये बोले जी अलग तो जब तलाक लो आप, जब फैमिली आएगी अलग होगी, अलग भी नहीं हो सकता। तो हमारे जैसों के कलेश हो रहा है। ये इन चीजों पर इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पर, इसी को तो गुड गवर्नेंस कहते हैं। अगर इन जी चीजों पर ये अंकुश लगाएं तो ये कोई, अभी किसानों का कर्जा माफी किसने नहीं कहा कोई से भी जी घोषणा पत्र में, जबकि आपने जो जिक्र किया चौधरी देवीलाल ने तो कर्जा माफ किया। और जी इसी ड्यूरेशन में, इस 10 साल में, उसमें हरियाणा का उद्योगपति भी ये सारे लाखों लाखों करोड़ रुपए के कर्जे वेव ऑफ किए हैं, बैंकों जी से वो वेव ऑफ किए गए हैं। तो जी किसान के स्मारक बनाने से, वो तो एक दुर्भाग्य की बात है, ये तो जी लानत होगी किसी भी गवर्नमेंट पर कि तुम उस चीज को रद्द कर रहे हो। अरे उनके परिवारों की पोजीशन को, उनके कर्जे को, उस चीज को क्यों नहीं देखते? वो भी माफी होनी चाहिए। तो गुड जी गवर्नेंस में और वेलफेयर कॉन्सेप्ट को सामने रख के अगर सरकार चाहे नेक नियति से, तो ये जी बजट कोई बाधा नहीं है। जी पंडित जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा और उसकी चुनावी गारंटियों को चीनी सामान की तरह बताया। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई वो देखो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बात कर सकती है, लेकिन वो जी ये तो बतावें उनके पास इतना ही बढ़िया सरकार थी तो मनोहर लाल जी को क्यों हटाया गया जी और क्यों खलबली मची हुई है नायब सिंह में, और नायब सिंह को ये धमकी कैसे देनी पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं चूड़ी ठीक कर दूंगा, कस जी दूंगा। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके कंट्रोल में वो बात पूरी नहीं है और चुनाव सिर पे है, और एक ना समझ पॉलिटिशियन की तरह धमकी दे दी। चुनाव तो करवाने जी हैं सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को ही। तो मेरा मतलब ये था कि ये इस समय जब ये ठीक ही कहा नरेश जी ने, अब जब जी हरियाणा के विकास की योजनाएं बने तो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच हो। हम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। हर इलाके में इन्होंने एक दावा और करा, उसमें चुप्पी साध ली, जिला वाइज क्या खर्च होगा। इन्होंने कहा कि हम पूरे जिलावार, आपने उसके उद्बोधन में देखा होगा ओम प्रकाश धनखड़ के, उन्होंने कहा कि हम इलाके वाइज बताएंगे, योजनाएं बनाई है हमने, वो नजर नहीं आई अभी तक। तो हमने आएंगे जब पता चलेगा इलाके वाइज क्या क्या, किसकी प्रॉब्लम कहाँ, किसकी प्रॉब्लम कहाँ है, किस जिले में क्या प्रॉब्लम है, किस जिले में नहीं है। जी तो मेरा मतलब ये था कि अब तो अहिरवाल के नेता भी वहां बैठे थे, वो बताएं अहिरवाल के विकास के लिए इस बजट में क्या है। ये जी दावा तो करना ही पड़ेगा ना आदरणीय ने, जो भी जी नेता जी बैठे और अब इलाके वाइज बीजेपी के बताना नेता खुद पड़ेगा। आरोप लगाते रहे हैं कि उनके क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है,
बीजेपी के हाँ, तो नेता बजट खुद आरोप लगाते अब हैं इसमें। अब इन्होंने राव बताना इंद्रजीत चाहिए बजट सबसे बजट टॉप में नंबर क्या पे है। वो सुविधा कहते हैं कि अहिरवाल की 10 साल में उपेक्षा की गई है। हाँ, वो तो दावा ये नेता ही किसका बतावा। विकास कर रहे हैं ये, और हाँ, कहा इनके बातों पे विश्वास करेंगे। नहीं नरेश नहीं, जी, एक्चुअल क्या। पिछले 10 साल में प्रदेश में हम्म, बीजेपी की सरकार है। 2019 के चुनावी संकल्प पत्र में 15 संकल्पों के तहत 200 से ज्यादा वादे किए। उनमें से हम्म, काफी वादे पूरे नहीं हुए। इनमें जिनको पूरा भी करने का सरकार दावा करती है, वो भी धरातल पर पूरे नहीं हुए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, देखो, एक्चुअल क्या मैंने है। बताया ना कि ये जी कहीं ना कहीं कैसे अब इन्होंने पंचायत को, सरपंचों को तो भ्रष्टाचारी बता दिया, जी उनको तो चोर बता दिया, और जो जी इन्होंने अपनी कि भाई ये टेंडर छूटेंगे, जी तो ये कहीं ना कहीं वो टेंडर इसको दिए। ये टेंडर वाले जो बड़े बड़े भी काम होते हैं वो आपस में जी पूल कर लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा जी भ्रष्टाचार तो वहां है। तो इनकी ये जो टेंडर पॉलिसी और आम आदमी को, जनप्रतिनिधि, पंचायत जो है वो सबसे बड़ी और प्राइमरी डेमोक्रेसी की यूनिट है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि पंचायत में 2,500 की पंचायत, गांव बस्ती की बड़ी कोई गांव बस्ती है तो वहां 2-3 पंचायतें हैं। एक एक आदमी एक एक पैसे के ऊपर नजर होती है। उन पर तो जी विश्वास कर रहे हो, उनको भ्रष्टाचारी और चोर बता रहे हो, और जिनको जी कोई पकड़ नहीं सकता किसका टेंडर है किसका नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, 16 जून 2024 को 19,69,000 पैसा रेवाड़ी में महाराणा प्रताप चौक के ब्यूटिफिकेशन गया। जी अब 16 जून से 16 अक्टूबर आ जाएगी, उसकी फिनिशिंग तक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो पैसे का, ठेकेदार का वो लेन देन होगा, और वो 20 लाख के करीब पैसा कौन जवाब दे होगा, जी कौन पूछे उनसे? आने वाली सरकार भी माफ देगी, मौजूदा सरकार कोई चीज का वो नहीं ले रही। सड़कों के, गलियों के, सर्कुलर रोड के वो नहीं हो पाए। अब तो ये कम चलाऊ सरकार है। जब ये चुनाव आचार संहिता लग गई है, कच्ची पक्की ईंट और मसाला गारा चूना लग रहा है या मिट्टी लग रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और वो बिल बन जाएगा कि जी ये इतने करोड़ों रुपए के काम रेवाड़ी में हो गए, नगर पालिका में हो गए, रोहतक में हो गए, करनाल में हो गए। तो ये गोरख धंधा जो है, तक ये बंद नहीं होगा, आप आम आदमी को, मतदाता को, जो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा मालिक है, तुम तो सेवक हो, नौकर हो, चौकीदार हो, अरे उसको तो चोर और बेईमान मत कहो, उसको एम्पावर्ड करो और उसकी निगरानी रखो, और के खिलाफ भी बढ़ते हैं, के खिलाफ भी बढ़ रहे हैं। अब भी जेल में है विधायक, आने वाले विधायक जेल में होंगे जो भ्रष्टाचार करेगा। रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए लागू है, तो वो उसमें पिसेगा, उसमें आप क्यों पतले हुए जाते हो करना चाहिए। तो ये चीजें इस वजह से पूरी की भी जा सकती हैं, जो पूरी नहीं की गई उनमें इनके मोट कमीशन, मतलब इस 10 साल में खड़जी जो एक विशेष बात देखने को और सामने आई है कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों के ऊपर छींका लगाया है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, एमएलए हो, पार्षद हो,
उन्हें तो छींक लगा दिया कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, न कोई सिफारिश करनी, ना कुछ और करनी। लेकिन जैसे पंडित जी ने कहा कि ये नासमझ है, नादान है, अनुभवहीन है, या ये खड़ाऊ है, आदेश कहीं से ऊपर से आते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर ये रत्ती भर भी लगाम लगाना तो दूर रहा, मॉनिटरिंग तक नहीं कर पा रहे। और वो सारा भ्रष्टाचार का हिस्सा या तो उन अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेट्स के पास जा रहा है, या जो इनका पावर ट्रांसफॉर्मर है, जहां से वो लाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन आ रही है, उसमें वो पैसा जा रहा है। अब वो कहां गया, कहां नहीं गया, ये तो पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मनोहर लाल सरकार ने सुशासन सहयोगी नियुक्त किए, जिला स्तर पे भी, मंडल स्तर पे भी, तहसील लेवल पे भी, सब जगह। ये जो सुशासन सहयोगी लगाए, इनका वेतन किस मद से जाता था? क्या कहीं बजट में या कहीं आपको देखने में आया है कि ये कहां से दिया जाता था? देखो, ये और उन्होंने इनकी ये भूमिका जो क्या है? स्कीम बनाई है, और इन्होंने अचानक जो कहां स्कीम का है? बनाई थी, जी इसमें इन्होंने जो स्कीम बनाई थी, उसमें ये था कि आरएसएस के लोगों को प्रशासन में दखल दी जाए। ये मोदी जी की तिकड़म के अनुसार ये सारी चीज हुई। और जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो कैबिनेट से लेके हुई, तो बजट जी एलोकेशन में तो आ ही गए इनके नाम। अलग से ना दिखाओ, बात अलग है, तनख्वाहें तो जी मिली हो, तनख्वाह मिले, लेकिन उसका जी रिजल्ट क्या निकला कि ये डीसी के बराबर में बैठा दिए। और जी डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, बैठे ना, फाइल कौन सी आओगी, जी फाइल नहीं आई। 4-6 महीने में इनके मामले बिगड़ गए। उन्होंने कहा जी हमारी तो चलती ही नहीं। तो जी ये किस अधिकार के तहत खट्टर साहब ये करें? ये नौसिखियापना था। याद होगा, अपने पुरानी याद ध्यान, जो खट्टर शुरू में मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने बोला मैं 1 साल तो यही कहता रहा, मैं सीख रहा हूँ राजकाज। अब समझे ना? तो राजकाज के जो अनोखे तरीके थे, इसके एक्सपेरिमेंट थे, या संघ ने जो ढुटाया, उसमें इन्होंने जो तरीके अपनाए वो प्रैक्टिकली फेल रहे। सेंटर में भी रहे, यहाँ भी फेल रहे। आईएएस लॉबी बहुत बड़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़े लिखे लोग हैं, सिस्टम सारा उनके हाथ में है। इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने जो कुछ लागू करा वो कुछ नहीं हुआ। और खट्टर ने तो एक और कमाल कर दी, ओएसडी दुनिया भर के लोग भर्ती कर दिए। 10-15 नहीं, 20 नहीं, 40-50 लोग भर्ती थे, और उनको केवल तनख्वाह मिलती थी, काम कुछ नहीं। तो ये भी जांच होनी चाहिए, खट्टर ने हरियाणा के पैसे को कैसे लुटाया और उसका हरियाणा को क्या लाभ हुआ। आप समझो ना, आप अंदाजा लगाओ। कभी देखा मीडिया एडवाइजर तो 7-8 थे जी और सबको कार भी दे रखी थी, 1 लाख रुपए से ऊपर मिलता था। समझे ना? मीडिया की क्या भलाई करी वो तो आप और हम वाकिफ हैं। कैशलेस योजना आज तक लागू नहीं हुई, आप समझे ना? तो ये जो हवाई रास्ते थे मनोहर लाल जी के, प्रशासन में उनका हवा फैल गई। एक और उदाहरण है, एक दीनदयाल योजना के तहत 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, पाइप देने थे सप्लाई के लिए, योजना पानी की योजना के लिए। और वो हाई पावर परचेज कमेटी जिसका अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होता है, उसमें आ गई वो लाइन। और अधिकारियों ने बताया, जब ये चर्चा में आया तो उन्होंने कहा भाई ये जो कंपनी आपने सुझाई है मुख्यमंत्री जी, ये तो हमारे नॉर्म्स पूरे नहीं करती, उसको तो हम टेंडर अलॉट नहीं कर सकते। तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये नहीं कहा कि ये बोला भी आप जब ये स्थगित कर दो, जब कंपनी नॉर्म्स पूरे कर लें तो फिर टेंडर देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वादा हो रहा है कंपनी से, माल आना था वहां से, वो माल नहीं आया, टेंडर नहीं इशू हुआ, तो अब अधिकारी क्या मैसेज लेके जाएंगे? मुख्यमंत्री खुला, मतलब मेरा मतलब जितना ये सफेद चादर ओढ़ रहे थे, उनके कारनामे उतने ही काले थे। और ये उनका रिजल्ट नहीं देखे, ब्यूरोक्रेसी में फैल गया। मुख्यमंत्री खाता है तो खाओ, हम भी अपना हिस्सा क्यों छोड़े? फिर दूसरा उदाहरण, खट्टर साहब ने उनके, मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं, उन्होंने क्या करा, विजिलेंस में 500 करोड़ रुपए दिए बजट में, पिछले बजट में। और उनको कहा भी 100 आदमी और भर्ती कर सकते हो आप।
तो विजिलेंस में जो आदमी जाता है, पुलिस का आदमी जाता है, ट्रांसफर होता है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होती है, तो उसमें 100 आदमी भर्ती हो गए, 1 मिनट लगे, आज ऑर्डर करो कल आगे लगे। लेकिन विजिलेंस ने फिर छापे मारे। आपने देखा फरीदाबाद में घोटाला खुला, आईएएस पकड़े गए, फलाने पकड़े गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। आईएएस लॉबी की मीटिंग हुई और उन्होंने खट्टर को हड़काया और खट्टर ने कहा कि ये पेंडिंग कर दो मामले। विजिलेंस को कहा गया धीमे चलो भाई, इनके आपने इनके पहिए लगा रखे जो दौड़ रहे थे। आपने तो कहा था भ्रष्टाचार मिटाऊं, पकड़े कौन गए? वो गरीब छोटा, वो पटवारी, वो छोटा एम्प्लॉइज, वो आज भी जेल काट रहे हैं, आज वो भी मुकदमे सह रहे हैं, लेकिन आईएएस का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर एक और उदाहरण आप सब, जाट आंदोलन जब हुआ तो जो डीजीपी आए थे उसके उत्तर प्रदेश को, उनसे रिपोर्ट मांगी गई आंदोलन कैसे फैला। उसने आंदोलन अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इतने आईएएस, इतने आईपीएस, ये अगर ठीक होते तो ये आंदोलन इतना भयंकर रूप नहीं लेता, और ये मार काट नहीं मचती। और खट्टर को उन्होंने 30 पेज की अलग से रिपोर्ट दी, आपकी सीआईडी का फेल्योर कैसे रहा, और वो दोनों ही आज तक प्रकाशित नहीं हुई। खट्टर ने कहा ठंडे बस्ते में लगा दो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। चौथा उदाहरण ये, खट्टर ने आखिरी दिनों में अपने लोकसभा चुनाव के काउंटिंग के समय बोला भी मुझे पता लगा कुछ अधिकारी दूसरों के खोटे से बंधे हैं और मैं उन्हें देखूंगा। आज तक क्या हुआ देख लिया क्या? ये जो गिदड़ भक्ति थी कर्मचारियों को दिखाने की, जनता के लिए था ये मामला। क्योंकि एक उदाहरण मुझे याद है, एक आदमी फंस गया, 78 लाख रुपए उसके घर से कैश निकले डीटीपी से, और उसमें खट्टर का एक प्रिय तहसीलदार भी फंस गया। तहसीलदार को भी अरेस्ट कर लिया गया। तहसीलदार ने कहा साहब मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है और हमें ये रिजल्ट निकला। बोला कुछ नहीं, वो अधिकारी जब तक, वो तहसीलदार जब तक रिटायर्ड नहीं हुआ, जब तक प्रोसिक्यूशन चलाने की परमिशन नहीं आई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री बाद में 2 तरह केस होता है, पकड़ा जाता है, फिर केस सब बिल्डअप करती है कंपनी, वो अधिकारी, और फिर डिपार्टमेंट से परमिशन मांगती है। वो परमिशन नहीं भेजी, वो रिटायर हो गया, परमिशन भेज दी। वो जो दागी था जिसने खूब पैसा कमाया, आज भी प्रॉपर्टी काट रहा है। वो सुना ये है कि सोनीपत और करनाल में उसकी प्रॉपर्टी चल रही, उन्हें सबको धमकाता है खट्टर मेरा आदमी है, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अब जब मेरी नौकरी में नहीं बिगड़ा तब तो मैं बेलगाम हूँ, कुछ भी करूं। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये सफेद चादर ओढ़ के ईमानदार बनने का, ये हरियाणा का जो परिणाम है आज के दिन, वो इस सरकार की इस कारगुजारी का सीधा सीधा परिणाम है। और आज सरकार जैसे कटघरे में खड़ी है, जनता के सवालों का जवाब नहीं है इसके पास। और आदरणीय खट्टर जो कहते मैं सर्वे सर्वा हूँ, 9.5 साल जिन्होंने राज करा, वो मुख्य प्रचारक नहीं बन पा रहे, अपनी बात नहीं कहना। होता थी एक आज मैनिफेस्टो रखना था, खट्टर साहब को बुलाना चाहिए था। अब मैंने 10 साल राज किया, ये हरियाणा का काम किया, बुलाया नहीं गया, हाजिरी लगवा दी। हाजिरी लगवाने में दूसरे नेता भी थे सारे। तो ये काम करने का जो तरीका है सरकार का, इसमें जो ईमानदारी नहीं है, वही एक दिक्कत की बात। ईमानदार होते तो कोई दिक्कत नहीं। वरिष्ठ साथियों ने कांग्रेस और भाजपा के चुनाव घोषणा पत्रों को समझने समझाने का अच्छा प्रयास किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के चुनावी वादे ज्यादा वजनदार हैं, जबकि भाजपा के वादे ज्यादा पॉलिश्ड और चमकदार हैं। इनमें काफी दोहराव है। पिछली बार किए गए अनेक वादे ऐसे हैं जो अधूरे हैं या उन पर काम ही नहीं किया गया। कुछ वादे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भी किए हैं, उन पर लगातार बातें तो हो रही हैं लेकिन काम नहीं हुआ। अब देखना यह है कि हरियाणा की जनता भाजपा के संकल्पों पर विश्वास करती है या कांग्रेस की गारंटियों पर। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे बनते बिगड़ते नित करवट बदलते चुनावी समीकरणों पर नई बहस के साथ। नमस्कार।